नमस्कार, इन टाइम न्यूज में आपका स्वागत। मैं ज्योति चौधरी। आइए नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। बीज महोत्सव में रखे आधुनिक तथा ज्यादा उत्पाद देने वाले बीजों से दर्शक रहे प्रभावित। मोहफूल से बने स्वादपूर्ण पदार्थों का चखा स्वाद। खेती में आधुनिकता लाने तथा उत्पाद बढ़ाने में प्रयास काफी महत्वपूर्ण भूमिका लेता है। किसानों में बढ़ती निराशा को दूर करने हेतु तथा उन्हें ज्यादा उत्पाद देने वाले नए बीज संबंधी जागरूक करने हेतु बीज महोत्सव का आयोजन किया गया। महोत्सव में विभिन्न प्रजाति के धान, सब्जी, बीज, पुरातन कंद आदि प्रदर्शनार्थ रखे गए थे। उसी के साथ वनौषधि मोहफूल से बनी जाम जेली से अवगत कराया गया और उसका स्वास्थ्य संबंधी महत्व विशद किया गया। 10 सालों से पुराने प्रलंबित प्रकरण निपटाए गए। राष्ट्रीय लोक अदालत में ऋण वसूली मामलों के 22 प्रकरण सुलझाए गए। सेमिनरी हिल्स स्थित ऋण वसूली अधिकरण में शनिवार को DRT बार एसोसिएशन के सहयोग से तीसरी राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया। इस लोक अदालत में 260 प्रकरणों को रखा गया, जिसमें से 22 प्रकरणों का दोनों पक्षों की सहमति से निपटारा किया गया। इसमें 7.5 करोड़ रुपए की वसूली करने में विभाग को सफलता मिली। 10 वर्ष पुराने मामलों को निपटाया गया। अदालत का उद्घाटन पीठासीन अधिकारी KR वॉरियर व अध्यक्ष एडवोकेट अतुल पांडे, सचिव सचिन फुलाड़ी के हाथों किया गया। हर पीठ में 2 सदस्यों को शामिल किया गया। वैलेंटाइन डे पर रोटरी क्लब तथा सामाजिक संस्था उद्यान ने विकलांग बच्चों को दिया खास होने का एहसास। रोटरी क्लब तथा सामाजिक संस्था उद्यान ने प्यार के दिन वैलेंटाइंस डे पर दक्षिण मध्य सांस्कृतिक केंद्र में 800 बच्चों को विभिन्न खेल और सांस्कृतिक कार्यक्रमों के माध्यम से इनके हौसलों को खूबसूरत मुस्कुराहट से सजा दिया। वैलेंटाइंस डे के दिन इस कार्यक्रम को आयोजित करने का खास मकसद था विकलांग बच्चों को खुशी देना तथा एहसास दिलाना हम भी कुछ खास है। कहा जाता है कि आपको बनाते समय यदि भगवान के हाथों आप किसी एक गुण से दूर रह जाते तो आपको 2 और गुणों से भगवान नवाज देता है। विकलांग बच्चों पर यह बात लागू भी होती है। बाइक की टक्कर से पंचवटी वृद्धाश्रम स्थित महिला की हो गई मृत्यु। नंदनवन स्थित थाने की हद में हुआ हादसा। मृतका उमरेड निवासी पद्मा उघाड़े बताई जा रही है। नंदनवन थाना क्षेत्र में बाइक की टक्कर से एक वृद्धा बुरी तरह जख्मी हो गई। अस्पताल ले जाने पर डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। मृतका पंचवटी वृद्धाश्रम उमरेड रोड निवासी पद्मा लक्ष्मण राव उघड़े बताई जा रही है। बेसहारा होने के कारण पद्मा पंचवटी वृद्धाश्रम में रहती थी। शुक्रवार की सुबह आश्रम के सामने ही अज्ञात मोटरसाइकिल चालक ने पद्मा को जोरदार टक्कर मार दी। गंभीर रूप से जख्मी होने के कारण उन्हें उपचार के लिए मेडिकल अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टरों ने जांच कर पद्मा को मृत घोषित कर दिया। नंदनवन पुलिस ने वृद्धाश्रम के पदाधिकारी दिगंबर कुलकर्णी की शिकायत पर मामला दर्ज किया। यातायात विभाग और RTO करेंगे अवैध वाहनों की धरपकड़। सोमवार से शुरू होगी कार्रवाई। ओवरलोड स्टार बस पर भी कसा जाएगा शिकंजा। शहर में आने वाले अवैध वाहनों के खिलाफ सोमवार से RTO यातायात विभाग के साथ मिलकर धरपकड़ मुहिम शुरू करने जा रही है। इससे मनमाने ढंग से चलने वाले अवैध वाहनों पर लगाम कसी जा सकेगी। नियम न मानने वाले ऑटो पर भी कार्रवाई की जाएगी। स्टार बस से लेकर ऑटो आदि का समावेश इसमें है। 6 सीटर ऑटो आदि बिना परमिट वाहन भी रोज नियमों को ताक पर रखकर चलाए जाते हैं। बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन आदि सार्वजनिक जगहों पर इन्हें आसानी से देखा जा सकता है। इन अवैध निजी वाहनों के कारण जहां एक ओर नियमों की उल्लंघना होती है, वहीं दूसरी ओर यह वाहन दुर्घटना के लिए भी जिम्मेदार होते हैं। RTO द्वारा पर कार्रवाई जरूरी है, लेकिन बहुत बार ढिलाई बरती जाती है। इससे अवैध वाहन धारकों के हौसले बुलंद होते हैं। लेकिन हाल ही में बढ़ती समस्या को देखते हुए यातायात विभाग व RTO की एक बैठक हुई, जिसमें कार्रवाई में यातायात विभाग को मदद का सहयोग करने का निर्णय लिया गया। बिना पेंटे कार की चल रही नई गाड़ियां मिल रहा है अवैध वेंडरों को बढ़ावा।
रेलवे ने यात्रियों को नई रेलगाड़ी की सौगात तो दे दी, लेकिन सफर के दौरान खान पान के लिए तरसने को छोड़ दिया। बिना पेंट्री कार की ट्रेनें सफर पूरा कर रही है। गत दिवस नागपुर से शुरू हुई नागपुर रीवा एक्सप्रेस भी बिना पेंट्री कार के ही लगभग 15 घंटे का सफर पूरा करेगी। जनवरी से 13 फरवरी तक नागपुर स्टेशन से होकर जाने वाली 3 नई गाड़ियां शुरू हुई है। 7 फरवरी को नागपुर से होकर चलने वाली ट्रेन क्रमांक 22680, 22679 यशवंतपुर कटरा यशवंतपुर प्रीमियम साप्ताहिक सुपरफास्ट एक्सप्रेस में भी पेंट्री कार नहीं है, जबकि यह गाड़ी 3 दिन में सफर पूरा करेगी। 12 जनवरी से ट्रेन क्रमांक 16863, 16864 भगत की कोठी मन्नारगुड़ी भगत की कोठी साप्ताहिक एक्सप्रेस शुरू हुई है। यह गाड़ी भी प्रस्थान से गंतव्य स्टेशन तक 3 दिन का समय लेगी। एक और रेलवे सुरक्षा विभाग की ओर से गाड़ियों व स्टेशनों पर अवैध तरीके से खाद्य सामग्री बेचने वालों पर कार्रवाई की जाती है। वहीं दूसरी गाड़ियों में पेंट्री कार न लगाकर अवैध वेंडरों को बढ़ावा दिया जा रहा है। लंबी दूरी की ट्रेनों काफी समय बाद स्टेशनों पर रुकती हैं। ऐसे में पेंट्री कार नहीं होने से यात्री भूख प्यास से परेशान हो जाते हैं। अगर रेलवे को अवैध वेंडरों पर रोक लगानी है तो पेंट्री कार की व्यवस्था करना अनिवार्य होता है। पंडित मदन गोपाल व्यास पुरस्कार समारोह में सोलापुर के दाते पंचांग के मोहन जी दाते इन्हें राष्ट्रसंत रमाकांत जी व्यास इनके हाथों पुरस्कृत किया गया। गुरुजी, मुझे आपसे ये जानना है कि समाज में अध्यात्म का जो आप प्रसार कर रहे हैं और भागवत की जो कथा का आप यहाँ वहाँ प्रसार करते हैं, उसका समाज पर कैसा सकारात्मक परिणाम होता है? नहीं, ऐसा है, भागवत कथा का सकारात्मक परिणाम समाज के ऊपर, मैं समाज नहीं, ये बच्चों के ऊपर भी उसका असर होता है, युवा पीढ़ी के ऊपर भी उसका असर होता है और वृद्ध लोगों के ऊपर भी उसका असर होता है। एक कथा का आयोजन यानी हम लोग उसको ये कहते हैं काउंसलिंग, और वो अलग अलग ग्रुप के लोगों के लिए काउंसलिंग नहीं, वो एक छत के नीचे सभी लोगों को एक साथ में बिठा करके वो एक काउंसलिंग होता है। अलग अलग लोग बिठा करके यदि आप उनको काउंसलिंग करने का प्रयास करेंगे तो दूसरे लोग समझ नहीं पाते। जब हम व्यासपीठ से कहते हैं कि पिता का बर्ताव ऐसा होना चाहिए, तो पिता का बच्चा भी उसी पेंडोल में होता है, उसको भी थोड़ा अच्छा लगता है कि भाई पिताजी को बोलने वाला भी कोई है। जब हम कहते हैं कि बच्चे का बर्ताव ऐसा होना चाहिए, तो वो भी सोचता है कि भाई मेरा भी बर्ताव अच्छा होना चाहिए। तो कथा के माध्यम से ही हम समाज में परिवर्तन ला सकते हैं। कथा के माध्यम से ही हम परिवार में भी परिवर्तन ला सकते हैं। कथा के माध्यम से ही एक दूसरे के प्रति हमारा प्रेम, एक दूसरे के प्रति हमारा सेक्रीफाइस ये होना चाहिए। ये केवल भक्ति के माध्यम से पॉसिबल है, इसीलिए और दूसरा कोई रास्ता नहीं है। आध्यात्मिक मनुष्य एक दूसरे के लिए सेक्रीफाइस कर सकता है, बाकी आप लोगों को नहीं मिलेगा। अच्छा, तो आप ये परिवारों को जोड़ने और एकत्रित करने के लिए जी एक माध्यम ढूंढा है भागवत कथा का बखान करना, लेकिन संयुक्त परिवार तो यहाँ पे टूटते नजर आ रहे हैं। समाज देखेंगे तो संयुक्त परिवार कहीं तो भी लुप्त हो गए, एक हाथ गिनती में आते हैं 100 घरों में से। नहीं, परिवार को एकत्रित करने के लिए कथा ये जो है ये पूरा सत्य नहीं है, सही नहीं है। पूरे समाज में जो एक थॉट पोल्यूशन है, वैचारिक प्रदूषण, ये बहुत ज्यादा है। हम समाज को चाहे कितनी भी सुविधा दे, समाज को चाहे मुफ्त में कुछ भी दे, लेकिन यदि थॉट पोल्यूशन को यदि हम दूर नहीं करें, वैचारिक प्रदूषण जब तक रहेगा तब तक समाज की समस्या और परिवार की समस्या ये वैसे ही रहेगी। और इस दिशा में धार्मिक व्यासपीठ से वैचारिक प्रदूषण को दूर करने का एक छोटा सा हम लोग प्रयास कर रहे हैं। उसका परिणाम 100% नहीं होता होगा, लेकिन 50% उसका परिणाम होता है और हमने देखा भी है। मेरी कई कथाओं में ऐसे लोग मुझे मिले। अभी एक परभणी में ताड़कस में कथा रही, तो पति पत्नी दोनों सुनने के लिए आते थे, वो अलग अलग सुनने के लिए आते थे। और 7वें दिन जब दोनों साथ में मिलकर के मेरे पास में आए और उन्होंने प्रणाम किया और उन्होंने मुझे कहा कि हम लोग अलग अलग सुनने के लिए आते थे क्योंकि हमारा डाइवोर्स पिटीशन पेंडिंग है, हम लोग अलग होना चाहते थे, लेकिन ये सब पूरा 7 दिन हमने सुना और हम अब इस प्रकार के सौगंध संकल्प लेते हैं, हमारे में चाहे कितना भी झगड़ा होगा लेकिन हम अब कभी अलग नहीं होंगे। तो ये कथा का साफल्य होता है। और उस समय कोई एडवोकेट होता
तो उन दोनों को अलग ही करवा के, वास्तव में मैं भी एडवोकेट हूँ, यदि मैं एडवोकेट होता तो शायद मैंने भी वही किया होता। लेकिन व्यासपीठ से ये जो काम होता है कि मनोवृत्ति में परिवर्तन लाना, ये कथा की सफलता होती है। और ये इन लोगों में भी होती है और परिवार के लोगों को भी हमने जोड़ा। कुछ साल पहले मेरी कथा अमरावती मध्यवर्ती कारागृह में रही, अमरावती में कैदियों के लिए वो कथा थी, पूरी कथा 7 दिन की। तो कथा के बाद में मुझे लगभग 700-800 पत्र आए, हस्तलिखित पत्र आए, बाकायदा कैदी नंबर डाल करके मेरा ये नंबर है, ये नाम के सहित में, ये मुझे इतनी सजा हुई है। तो उन पत्रों को यदि आप पढ़ोगे तो उसमें आप देखोगे कि कथा से क्या मिला, उन लोगों को क्या मिला। तो 2-4 मुद्दे हैं कि पहली बात उन्होंने ये कही कि इस प्रकार की कथा यदि हमने जीवन में कभी सुनी होती तो शायद हम लोग यहाँ पे नहीं होते थे। दूसरा मुद्दा ये था कि हम लोग जिनके कारण बिकॉज ऑफ देम हम यहाँ पे है, यहाँ से जाने के बाद में रिवेंज की भावना हमारे मन में थी, बदला लेने का भाव हमारे मन में था। लेकिन अब ये सुनने के बाद में हमने ये तय किया कि यहाँ से जाने के बाद में हम किसी का भी बदला नहीं लेंगे। और तीसरी एक महत्वपूर्ण बात इस प्रकार की है कि एक हौसला बढ़ता है। समाज ये जैसा आप बताते हो कि साक्षरता के कारण समाज बिगड़ा, वैसे समाज में आज नैराश्य की भावना भी बहुत ज्यादा है। वही भावना कैदियों के मन में भी थी। तो उसने पत्र में ये लिखा कि ये कथा यदि होने में 7 दिन का विलंब हो जाता था तो शायद मैं जीवित नहीं रहता था, मैं सुसाइड करने के इसमें आ गया था। लेकिन उसी समय में इस कथा का आयोजन हुआ। अब मैं 15 साल, उसको 15 साल की सजा, जन्मठेप की सजा हुई थी, तो अब मैं इसी जेल में मैं आनंद के साथ में मैं रहूंगा। ये हौसला कहाँ से मिला? ये और दूसरी एक बात, मुझे वो बात इतनी याद आती है, 2-2.5 हजार कैदी सभी फ्री, किसी भी प्रकार का बंधन नहीं, इस माहौल में बैठे। पहले दिन की कथा हुई और सभी मुस्लिम कैदियों की बैठक हुई, मुस्लिम कैदी सभी। तो उन्होंने कहा ये कुछ तो भी अच्छा चल रहा है, तो हम लोग यूनानिमसली एक डिसीजन लेते हैं तो 7 दिन इस जेल में मांसाहार नहीं होगा। कानून से आप उन लोगों का मांसाहार बंद नहीं कर सकते। ये कथा के माध्यम से हुआ, ये भक्ति के माध्यम से हुआ। तो ये जो मिलता है ये कथा के माध्यम से, लेकिन उसमें इतना है दैट वर्ड शुड कम फ्रॉम प्रॉपर माउथ। वो शब्द कहाँ से निकलता है? जिसके शरीर से वो शब्द निकलता है, वो बॉडी, वो सोल कितना प्यूरिफाइड है, उसके ऊपर सभी बातें अवलंबित है। वो यदि प्यूरिफाइड नहीं होगा तो शब्द का परिणाम नहीं होगा। फिर तो प्रोफेसर 3 घंटे पढ़ाता है और कथाकार 3 घंटे कथा करता है, तो दैट विल बी इक्वल। वो भी कोई मतलब आध्यात्म से जुड़ा हुआ तो है नहीं। आध्यात्म का अगर शिक्षा के ऊपर असर होगा तो कुछ फायदा होगा का यूथ में? बहुत ज्यादा होगा। जैसे इसलिए बचपन से ही शिक्षा बहुत ज्यादा बढ़ी, लोग साक्षर होते रहे। साक्षरता अभियान देश के सभी लोगों ने प्रारंभ किया, लेकिन हमारा आउटलुक ये बन गया कि जैसे जैसे साक्षरता अभियान बढ़ा वैसे वैसे समाज की समस्या भी बढ़ती गई। अनपढ़ आदमी वो स्किलफुल सिनर हो गया। अनपढ़ आदमी यदि कोई बुरा काम भी करता है, यदि कोई अपराध भी करता है, तो उतना वो स्किलफुल नहीं होता है। लेकिन शिक्षा लेने के बाद में जो लोग भी अपराध करते हैं वो स्किलफुल किलर हो जाते हैं। इसलिए शिक्षा के साथ में आध्यात्मिक बैठक भी होना बहुत जरूरी है। अध्यात्म की बात करता हूँ, एक रिलीजन इज डिफरेंट फ्रॉम अध्यात्म कंसेप्ट। रिलीजन में कर्मकांड आता है, वो इतना ही करता है, मेरा यज्ञ हो गया, मुझे पुण्य मिल गया। लेकिन आध्यात्मिक आदमी ये नहीं करता। आध्यात्मिक आदमी की सोच अलग होती है, उसका बैठना अलग होता है, उसका बोलना अलग होता है, उसकी बिहेवियर अलग होती है। और अध्यात्म ये मंदिर से शुरू नहीं होता है। अध्यात्म आप कहीं पे जाते हो तो आप अपने जूते कैसे निकालते हो, वहां से अध्यात्म का स्टार्ट होता है। वेयर टू पार्क योर व्हीकल, ये जिसके ध्यान में आ गया कि भाई मेरी गाड़ी यहाँ पे है, यहाँ दूसरे की गाड़ी है, उस आदमी को उसकी गाड़ी निकालने में तकलीफ नहीं होनी चाहिए, ये सोच करके यदि मैं मेरा व्हीकल में पार्क करता हूँ, वो रियल आध्यात्मिक है, वो रियल धार्मिक है। ये सोच के भक्ति से और बचपन से ही संस्कार है तो ही परिवर्तन आ सकता है। अन्यथा पढ़े लिखे लोगों में जो एक समस्या आज हम लोग देखते हैं, ये समस्या कम नहीं हुई है।
गुरुजी देखिए, लेकिन अभी की शिक्षा पद्धति को हम जोड़ते हैं तो बोझ से जोड़ते हैं, तो इन दोनों पद्धतियों के अंदर का डिफरेंस क्या है आज के इसमें? अभी ये कंपल्सरी हो गया, आपको ये पढ़ना है। और पुरानी शिक्षा पद्धति में जैसे हम गुरुकुल पद्धति में पढ़ते थे तो उस समय शिक्षा भी देते थे। आध्यात्म का भी यही कहीं जोड़ नहीं है? नहीं, उसमें गुरुकुल पद्धति में ये बात थी, कोई भी विद्यार्थी आ गया और उसको हमने पढ़ाना प्रारंभ कर दिया, ऐसा नहीं होता था। ऐसा कदापि नहीं हुआ। और एक गरीब परिवार से विद्यार्थी आया और एक श्रीमान परिवार से विद्यार्थी आया तो दोनों को सुविधा सेम रहती थी। आने के बाद में भी 6 महीने हमारे गुरुदेव उसको पढ़ाते नहीं थे। तो कभी कभी लोगों को ऐसा लगता था कि भाई हमको यहाँ पे क्यों ला के रखा है, कुछ पढ़ाते तो है नहीं। वो कब पढ़ाते थे? आपके साथ में रहते 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 वो तुम्हारी टेंडेंसी को देखते थे, तुम्हारी टेंडेंसी को परखते थे कि मैं जो भी आपको पढ़ाऊंगा उस शिक्षा का उपयोग आप समाज के लिए करोगे अथवा स्वयं के लिए करोगे, ये देखने के बाद में ही हमारे गुरुदेव पढ़ाते थे। यदि शिक्षा का उपयोग यदि आप समाज के लिए करते होंगे तो आपको अध्ययन दिया जाता था। और यदि आपकी मेंटेलिटी यदि अच्छी नहीं है, योर टेंडेंसी वो यदि ठीक नहीं है तो आपको वैसा ज्ञान भी नहीं मिलता था। मैंने फीस दी है इसलिए यू आर बाउंड टू टीच मी, ये आउटलुक नहीं था। आज विद्यार्थी टीचर को कहता है कि आपको ये पढ़ाना है और हम आपकी बात मानना ही चाहिए, हमारे ऊपर कोई बंधन नहीं है, हम आपको फीस देते हैं इसलिए आप हमको पढ़ाते हैं, ये आपकी मेहरबानी नहीं है। ये जो भाव आया ये इसी कारण है। गुरुजी, आप लोग जो पुरस्कृत करते हैं तो वो किस आधार में, क्या किस कैटेगरीज के लोगों को पुरस्कृत करते हैं, क्या देखते हैं? हाँ, ये भारतीय संस्कृति सेवा प्रतिष्ठान की ओर से प्रतिवर्ष हम लोग नगर में एक पुरस्कार प्रदान करते हैं। वो पुरस्कार हम शिक्षा में किसी ने योगदान दिया हो, धार्मिक कामों में जिसने योगदान दिया हो, आध्यात्मिक में किसी ने योगदान दिया हो या राष्ट्रीयता में किसी ने योगदान दिया हो, तो उन लोगों को हम पुरस्कार प्रदान करते हैं। केवल धार्मिक क्षेत्र में काम करने वाले को नहीं, उनको अन्य लोगों को भी देते हैं। वो जैसे हमने पारनेकर महाराज को दिया, जैसे 3 साल पहले का पुरस्कार हमने डॉक्टर दरद जी को दिया औरंगाबाद के। वो अच्छा सामाजिक काम करते हैं। और कोई यदि आदमी रहे, कोई भी पेशेंट, और मेरे उद्देश्य क्या रहा है अभी तक का किसका पुरस्कृत करने का, इसके पीछे का? नहीं, ऐसा है कि इन लोगों का सम्मान होना चाहिए। ये लोग प्रसिद्धि परांगमुख होते हैं, ये लोग कोई प्रसिद्धि चाहते नहीं है। बाकी पुरस्कार के लिए आपको अप्लाई करना पड़ता है कि भाई मैं अच्छा शिक्षक हूँ, मैंने ये किया वो किया, आपको अप्लाई करना पड़ता है। लेकिन समाज में कुछ लोग ऐसे भी है कि हम लोगों ने वहां तक जाकर के पहुंचना चाहिए, तो इस दृष्टि से हम लोग उनका सम्मान करना चाहते हैं। और ये हमारा वैसे दायित्व भी है कि वहां तक जाकर के हम पहुंचे। जैसे पारनेकर महाराज, उनको ये पुरस्कार बहुत छोटा होता है हमारा, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, ये आपका छोटा पुरस्कार नहीं, जिस नाम से दिया जाता है वो नाम बहुत पवित्र है, उस नाम के कारण हम लोग ये पुरस्कार लेने के लिए आएंगे। उनको सम्मानित, उनको हमने सम्मानित किया। इस वर्ष हमने दाते पंचांग हुए, अभी हमने ये सोचा इस वर्ष का पुरस्कार दाते पंचांगकर्ता को देना चाहिए, मोहन जी दाते करके सोलापुर के। वो सही समय था, उनके दाते पंचांग को आज लगभग 100 साल पूरे हुए। इसी वर्ष उनकी शताब्दी महोत्सव मनाया गया पंचांग का। और एक इतनी दीर्घ परंपरा चलाना, 100 साल की परंपरा संभाल के रखना, ये बहुत बड़ा काम होता है। ये एक पीढ़ी में शायद टूट जाता है, दूसरी पीढ़ी उसमें रस नहीं लेती, तीसरी पीढ़ी कहती कि नहीं हमें इसमें इंटरेस्ट नहीं। लेकिन परंपरा से 100 साल एक काम करना, और ये गौरव की बात है। और दूसरी बात, उनका इतिहास, जैसे उनकी 100 साल की परंपरा है, वैसे हम लोगों की भी, ये भागवत कथा में हमारी भी 100 साल की परंपरा है। हमारी 7वीं पीढ़ी इस जनरेशन में है। हम आफ्टर एजुकेशन इस क्षेत्र में हम लोग आए, LLB पूरा किया, सब किया, फिर हम लोग इसमें आए। मेरा बड़ा लड़का योगेश्वर व्यास, ये भी अभी गत वर्ष में पिताजी का जन्म शताब्दी महोत्सव हुआ, तो कथा के माध्यम से उसने श्रद्धांजलि अर्पित की कि नहीं, दादाजी की जन्म शताब्दी है तो मैं कथा करूंगा और कथा के माध्यम से मैं उनको श्रद्धांजलि अर्पित करूंगा। ये भाव है इसमें। और हम लोग वहां पर पहुंचते हैं। दाते शास्त्री की भी ऐसा नहीं है आज उनका सभी हरा भरा दिखता है,
लेकिन उनकी 3 पीढ़ी के पीछे यदि हम जाते हैं, लक्ष्मण जी उनके दादाजी का यदि हम चरित्र देखें तो उस समय दाते पंचांग को कोई लेने के लिए तैयार नहीं था, ये अवस्था थी। तो वो थैली में पंचांग डाल करके लोग उनके दुकान में जाते थे, भाई मेरा पंचांग आप रखो, मेरा पंचांग आप रखो, और यदि नहीं गया तो आप मुझे वापस दे देना, मैं इस पुराने पंचांग के बदले में मैं आपको नए साल का पंचांग दूंगा। वहां से उनका प्रारंभ है और आज वो कहां से कहां उसको लेकर के चले गए। गुरुजी, मैं आपसे एक मार्गदर्शन चाहूंगी हमारे दर्शकों के लिए। बाल संगोपन कैसे किया जाता है, मतलब किस तरीके का होना चाहिए, क्योंकि कई लोग इतने ज्यादा एजुकेटेड होकर उनको समय नहीं मिलता है अपने बच्चों के लिए, तो वो चाहूंगी। और दूसरा है अपने समाज के अंदर की जो 20 से लेके 25 साल तक के बीच में उम्र में शादियां होती है, उससे पहले का जो वक्त होता है, लड़की कोई मार्गदर्शन कीजिए। नहीं, समाज में जो भी पहले तो माता पिता का काम होता है, उन्होंने आपने जैसे मुझे पूछा कि भाई उनको समय नहीं है, समय क्यों नहीं है, दोनों कमाते हैं इसीलिए समय नहीं है, अर्निंग इज द प्रॉब्लम। लेकिन मेरा कहना ये ऐसा है कि हमारे जगत में हमारे लिए हमारी संतति ये सबसे बड़ी संपत्ति है, सबसे बड़ी संपत्ति है। तो हम इस बड़ी संपत्ति को छोड़ करके इस संपत्ति के पीछे हम पागल हो जाते हैं, इसी का परिणाम ये होता है कि हमारा बच्चा अपना वो रहता ही नहीं है, हमारी बात वो सुनता नहीं है, हमारी बातों को वो मानता नहीं है। तो हर बालक को, छोटे से छोटे इंसान को, छोटे से छोटे बालक को एक मानसिक भूख होती है कि मेरे पिता ने मुझे कभी गोदी में बिठाना चाहिए, मेरी माँ ने मुझे कभी गोदी में बिठाना चाहिए, मेरे पिता ने कभी तो भी कंधे के ऊपर मेरा स्वयं का हाथ रखना चाहिए और कभी पूछना चाहिए, बताओ बच्चे कैसे चला। ये क्रिया जब होती है तो आपको संस्कार देने की ज्यादा आवश्यकता नहीं होती। तुम्हारा स्पर्श, तुम्हारा टच, ये बहुत कुछ काम करता है। और इसीलिए यदि हम अगली पीढ़ी को यदि अच्छा बनाना चाहते हैं तो उसकी प्रक्रिया बचपन से ही होनी चाहिए। और यदि वहाँ यदि नहीं होती है तो कम से कम 10 साल अप टू 10th बच्चा अपने पास में होना चाहिए, उसको अपने पास में रखे, उसको अच्छे संस्कार दो। संस्कार दो यानी ऐसे ही करने की आवश्यकता नहीं है आप यहाँ पे बैठो मैं आपको संस्कार पढ़ाता हूँ, ऐसे संस्कार नहीं दिए जाते। बच्चा ये अनुकरण प्रिय होता है, जैसा माहौल देखता है वैसे उसकी मनोवृत्ति टेंडेंसी बनती जाती है। जैसा माहौल होगा वैसा परिवार का माहौल देखते देखते वो बनता है। उसको उतने वर्ष तक रखो और फिर आप उसको कहीं पर भी भेजो, और फिर आपको भी एक ऐसा विश्वास रहेगा दुनिया का कोई भी आदमी मेरे बच्चे को बिगाड़ नहीं सकता। ये हिम्मत जब तक माता पिता में नहीं, तक नई पीढ़ी को संस्कारित करना बहुत मुश्किल है। तो क्या होता है, मतलब देखिए आज हम एग्जाम्पल देखेंगे तो माता पिता बच्चों को साथ जो समय बिताते हैं या तो मॉल में बिताते हैं, फास्ट फूड सेंटर में बिताते हैं, या यूं ही कहीं तो भी घूम घाम के आ जाते हैं। लेकिन मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसे बातों का आदान प्रदान होता हो। बातों का आदान प्रदान नहीं होता है। उसका मूल कारण ये है कि हम लोग कभी साथ में बैठते नहीं है। एक सिंपल पद्धति थी हमारे में। आप एग्जांपल्स में 1-2 बता दीजिए ताकि हमारे दर्शक थोड़े से। एक सिंपल पद्धति ये थी कि भाई सायंकाल के समय में, पुराने जमाने में हम सभी लोग सायंकाल के समय में आरती के लिए परिवार के सभी सदस्य बैठते थे। आरती के लिए शुभम करोति को छोटा सा 10 मिनट का कार्यक्रम हम साथ में बैठते थे, तो विचारों का आदान प्रदान होता था। दूसरी एक पद्धति थी, सभी परिवार के लोग साथ में भोजन के लिए बैठते थे, तो तभी भी विचारों का आदान प्रदान होता। विचारों का आदान प्रदान करना, आइए इस हॉल में बैठेंगे, अब मैं कुछ बोलता हूँ आप कुछ बोले, ऐसा नहीं होता है। वो खेलते खेलते संस्कारों का सिंचन किया जाता है। वो बातें करते करते संस्कारों का सिंचन किया जाता है। भोजन करते करते अच्छी बातें बोलो, उसका परिणाम अनायास से होता है। आप पूजा के बाद में थोड़ी अच्छी बातें करो, वो अनायास से हो जाता है। लेकिन इतना समय भी माता पिता नहीं, माता पिता ने हमारे साथ कैसे किया है व्यवहार और क्या क्या सिखाया है, वो चीज अगर हम आगे बताते हैं तो वो एग्जाम्पल्स उनके बच्चों के दिमाग में बैठ जाता है। हम अगर गलत बात बताते जाएंगे कि जैसे किसी की बुराई कर रहे हैं तो वो उसका वही चीज बच्चों की इसमें आ जाती है। माता पिता अपने बच्चों को यदि ये कहे कि स्वयं के बर्ताव से जो शिक्षा प्रदान करे, और वो यदि बचपन से उसके ऊपर जो संस्कार किए जाते हैं वो लाइफ में कभी भी ब्रश आउट नहीं होते। आफ्टर 30 यदि आप संस्कार करने का प्रयास करोगे तो काफी मुश्किल। हम तो यहाँ तक कहते हैं कि जन्म लेने के बाद में नहीं, जब माता का 7वां मास प्रारंभ होता है तभी से आपने संस्कारों का प्रारंभ करना चाहिए।
तभी आप यदि आप कहते हैं कि आप उसको गीता सुनाओ, आप उसको वेदों को श्रवण करवाइए, तो वो होता है। अभी अभिमन्यु का चरित्र यदि हम देखें तो उसको ये ज्ञान कहाँ से मिला? ये गर्भ से मिला। लेकिन आज यदि माँ कहे कि नहीं मुझे होटल में ही जाना है, मुझे जो दृश्य नहीं देखना है वही यदि हम देखते हैं, तो वही थिंकिंग, वही थॉट आपके दिमाग में होता है, आप वही सोचते हो और उसी सोच का परिणाम उस बालक के मन के ऊपर होता है, 100% होता है। यदि जड़ शरीर का परिणाम, यदि हम कहते हैं कि नहीं ये अपने पिता के जैसा दिखता है, तो जड़ शरीर का परिणाम जड़ शरीर पे हुआ। पिता के हाथ है जैसे वो बच्चे के हाथ है, पिता का चेहरा है वैसे वो बच्चा दिखता है, तो जड़ शरीर का परिणाम जड़ शरीर पे हो गया। यदि जड़ शरीर का परिणाम जड़ शरीर पे होता है, तो सूक्ष्म मन का परिणाम सूक्ष्म मन के ऊपर नहीं होता होगा क्या? सूक्ष्म मन का परिणाम भी सूक्ष्म मन के ऊपर होता है। ये महिलाओं के लिए क्या मार्गदर्शन करना चाहिए? जो नहीं, महिलाओं के लिए मैं एक तो समर्पण होना चाहिए। अभी थोड़ा बोले कि जो सेल्फ अर्निंग का जो है माताओं का, तो यदि आवश्यकता है तो आपको अर्निंग करनी चाहिए, यदि आवश्यकता नहीं है तो आपको अर्निंग नहीं करनी चाहिए। फिर हमने क्या करना चाहिए? आप अपना घर अच्छा रखो, और यदि पति थकान लेकर के बाहर से आता है तो उसको रिसीव करते समय आप यदि हंसते हंसते रिसीव करते हो तो आपके पति की थकान ये बिल्कुल चली जाती है। और ये दोनों यदि एक ही क्षेत्र में काम करती है, तो मेडिकल फील्ड में यदि दोनों काम करते हैं पति पत्नी, तो उसमें से और भी ज्यादा समस्या है। तो इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स हो जाता है कि भाई मेरे पास ज्यादा पेशेंट है उसके पास में, तो ये नहीं होना चाहिए। तो उन्होंने समर्पण करना चाहिए, और समर्पण के साथ में उन्होंने रहना, और उसकी पूरी जिम्मेदारी पति ने लेनी चाहिए। और माता की ओर से हम लोगों को बहुत ज्यादा अपेक्षा है। एक स्त्री समाज को अच्छा मार्गदर्शन कर सकती है, एक स्त्री परिवार को अच्छा मार्गदर्शन कर सकती है, एक बिगड़े हुए पति को एक सज्जन स्त्री अच्छे रास्ते पे ला सकती है। उतनी क्षमता स्त्री जाति में है, ये नारी शक्ति में इतनी क्षमता है। इसीलिए समाज के पुरुष वर्ग यदि बिगड़ गया तो हमें ज्यादा चिंता नहीं है, समाज का मातृवर्ग यदि बिगड़ गया तो पूरा समाज बिगड़ जाएगा, ये हम लोगों को ये डर है। इसीलिए मेरी एक बार जलगांव में महिला कॉलेज चलाती है, तो मेरा लेक्चर उन्होंने रखा था, तो वहाँ मैंने जाकर के उन सभी बच्चियों को मैंने यही कहा कि भाई आप लोगों का हम लोग तो सम्मान करते हैं, और इक्वालिटी का जो बेस लेकर के आप चलिए हो, समानता इक्वालिटी, ये गलत है। तो उन लोगों को जैसे मैंने समझाया वो बात उनके ध्यान में आई, तो उन्होंने ये कहा कि आज तक हम लोगों को समझाने वाले बहुत आए, लेकिन जिस दृष्टि से आपने हमें समझाया इक्वालिटी नहीं करना, इक्वालिटी किया, इक्वालिटी का विचार लेकर के चले तो आपकी अधोगति है। हमने आपको हमारे धर्म की संस्कृति ने बहुत ऊंचा स्थान दिया हुआ है। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। जिस घर में नारी का सम्मान होता है उस घर में देवताओं का निवास होता है। तो इक्वालिटी का विचार यदि आपने समाज के सामने रखा तो आपको हमारे धर्मगुरुओं ने जो ऊपर का स्थान दिया, आपकी अधोगति है, आपको नीचे आना होगा। तो आप कृपा करके इक्वालिटी का विचार न करते हुए आपको समर्पण का विचार करना चाहिए, उसमें आप सब कुछ आप कर सकते हैं। धन्यवाद गुरुजी, आपने मेरे दर्शकों को मार्गदर्शन दिया और इसके लिए मैं आपका तहे दिल से धन्यवाद। जनहितार्थ एक विशेष सूचना। स्वाइन फ्लू या किसी भी वायरल के इन्फेक्शन से बचने के लिए प्रतिदिन हर व्यक्ति ने एक हरी इलायची और एक कपूर की टिक्की दोनों को समान मात्रा में लेना चाहिए। सर्वप्रथम सिलबट्टे पर इलायची के दाने पीस ले और उसके छिलके को भी पीस ले। उसके बाद कपूर की टिक्की को पीस ले। इस दोनों मिश्रण को पतले कपड़े में बांधकर अपने हाथ में दबाकर उसे सूंघते रहे। बच्चे और बुजुर्ग लोग इसे अधिक मात्रा में सूंघे। खबरों का सिलसिला यूं ही लगातार जारी रहेगा। देखते रहिए इंडिया न्यूज। नमस्कार।